2 लाख एम्प्लॉय, 13.5 से ज्यादा एजेंट और 30 करोड़ से ज्यादा पॉलिसियां। एलआईसी का इतना बड़ा साम्राज्य है। अगर एलआईसी को ढंग से देखा जाए तो ये कंपनी नहीं, महाकंपनी है। इससे बड़ी कंपनी, इससे बड़ा फैला हुआ साम्राज्य मैंने अभी तक नहीं देखा, ना कभी इंडिया ने देखा है। ये कितना बड़ा फैला हुआ साम्राज्य है, इस पे इस वीडियो में बड़े डिटेल में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं एलआईसी की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई। तो एलआईसी की शुरुआत हुई थी 1 सितंबर 1956 को। उस समय तक देश में छोटी बड़ी 245 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां थी। और इंश्योरेंस इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है किसी भी देश के लिए, क्योंकि किसी भी देश की नागरिक की सुरक्षा का ध्यान रखना देश का काम है। और नागरिक की सुरक्षा कब रहती है? जब वो इंश्योर्ड होता है। तो सरकार ने कहा यार 245 कंपनियां हैं, सही करे गलत करे फ्रॉड करे, लोगों तक पहुंचे नहीं पहुंचे, एक काम करते हैं, इस काम का एक तरह से अपन सरकारी तरीके से इसको करते हैं। तो सरकार ने सारी 245 कंपनियों को मर्ज कर दिया और एक कंपनी बनाई एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, कि भैया अब तुम्हारा काम है भारत के गांव गांव तक, कोने कोने तक इंश्योरेंस को पहुंचाना। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि सन 2000 तक एलआईसी की इंडियन मार्केट में मोनोपोली थी। इंडिया में दूसरी इंश्योरेंस कंपनी 2000 तक थी नहीं, बाकी सारी इंश्योरेंस कंपनियां चालू ही 2000 के बाद आना चालू हुई है। तो 44 साल तक एलआईसी इकलौता इंश्योरेंस देने वाला कंपनी थी। इसीलिए आज की डेट में हम कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि हमने इंश्योरेंस पॉलिसी कराई है, हम बोलते हैं मैंने एलआईसी करा ली। तो एलआईसी का ये ब्रांड वैल्यू है। तो आइए बात करते हैं एलआईसी। सर जी 44 साल अगर इसको मोनोपोली मिल गई तो इसने तो उस पीरियड में धूम मचा दी होगी। यस सर, और उस पीरियड की जो धूम है वो आज भी है। और हम बात करते हैं एलआईसी का डोमिनेंस कितना है मार्केट में। एलआईसी भारत के 91% डिस्ट्रिक्ट में पहुंच रखती है। भारत के 91% जिलों में किसी न किसी रूप में, चाहे एजेंट के माध्यम से चाहे ऑफिस के माध्यम से, एलआईसी मौजूद है, जो कि बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी रीच किसी की भी नहीं है। दूसरी बात अगर अपन करें एलआईसी के मार्केट शेयर की, तो एलआईसी का आज की डेट में मार्केट शेयर है 64%। 64% मार्केट शेयर है। तो आप सोचते होंगे चलो इसका 64 है, जो बाकी बचे को इसके आसपास टक्कर में होंगे। तो जो सेकंड नंबर पे वो है एसबीआई लाइफ, जिसका मार्केट शेयर है 8%। एलआईसी अपने सेकंड नंबर से 8 गुना ज्यादा मार्केट शेयर कवर करता है भाई साहब। इसे कहते हैं डोमिनेंस। अब एक सवाल आता है कि सर जी ये तो पुरानी इतनी सारी पॉलिसी चल रही है, इस चक्कर में हो गया होगा, नई पॉलिसी एलआईसी की तो आखिर लेगा तो लेगा कौन? सर जी अभी तक जो लोग पॉलिसी नहीं भी लेते थे, कोरोना के बाद गांव में पॉलिसी का ट्रेंड बढ़ा और गांव में आज भी एलआईसी ब्रांड है। तो अगर हम नई पॉलिसी की बात करें तो नई पॉलिसियों में एलआईसी का शेयर है 66% और सेकंड नंबर पे जो आती है आपकी एसबीआई लाइफ, उसका शेयर है 7.4%। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि पहले भी डोमिनेंट थी और नई पॉलिसी में भी डोमिनेंस बरकरार रखे हुए हैं। अगर हम बात करें कि भैया एलआईसी के कितने ब्रांच ऑफिस है, इसका बैंकिंग नेटवर्क कितना बड़ा है, तो एलआईसी का जो नेटवर्क है उसके ऑफिस है टोटल 51,633 और सेकंड नंबर पे जो हमारा एसबीआई आता है उसके हैं 38,026। एसबीआई बैंक होते हुए भी 38,000 ही ब्रांचेस हैं और ये इंश्योरेंस कंपनी होते हुए भी उससे 13,000 ब्रांच आगे चल रहा है। एलआईसी हर तरीके से बाकी दूसरे पे भारी है। आप ऐसे इमेजिन कर लो कि पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सभी कंपनियों के 20 कंपनियां हो गई आज की डेट में, सबके टोटल एजेंट मिला लो तो है 11 लाख और अकेले एलआईसी के एजेंट है 13.5 लाख। तो पूरी इंडस्ट्री के एजेंट एक तरफ और एलआईसी के एजेंट एक तरफ। अब आपको लग रहा राहुल जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये क्वांटिटी की बात हो कि भैया क्योंकि 44 साल इनकी मोनोपोली रही है तो ऑब्वियसली इनके ज्यादा होंगे। ये काम कितना करते हैं? सर काम भी ये बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि एलआईसी के लोग कंपनी को एकदम है तो एजेंट पर घर जैसा मानते हैं। तो एलआईसी का एजेंट ऑन एन एवरेज, अगर मैं टोटल पॉलिसी डिवाइड बाय टोटल एजेंट का नंबर करूं तो ऑन एन एवरेज एक एजेंट साल भर में 15.3 पॉलिसी बेचता है। और सेकंड नंबर पे जो आता है एसबीआई लाइफ, वो है 3.9। यानी पॉलिसी बेचने के मामले में एक एजेंट बाकी एजेंट के कंपैरिजन में 4 गुना ज्यादा पॉलिसी बेचता है। अब आपके मन में एक सवाल और आ सकता है, अक्सर कहीं ऐसा तो नहीं एलआईसी वाले सस्ती बेचते हैं इसलिए ज्यादा बिकती होगी, बाकी लोग महंगी बेचते हैं इसलिए कम बिकती होगी? नहीं सर, अमाउंट पे भी बात कर लेते हैं। ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो एलआईसी का एक एजेंट कितना रेवेन्यू जनरेट करता है? 4,13,000
और सेकंड नंबर पे जो एसबीआई है उसका एजेंट डेवलप करता है 2,30,000। तो इसमें भी डबल से भी ज्यादा रेवेन्यू अर्जित करता है। तो ये थी एलआईसी की डोमिनेंस कि एलआईसी भैया डोमिनेंट कितना है। और आपको एक बात एकदम फन फैक्ट आपको बताता हूं, एलआईसी आपको लगता है एलआईसी ऑफ इंडिया इंडिया में होगी। सर इंडिया के अलावा एलआईसी का ऑफिस यूनाइटेड किंगडम में भी है, फिजी में भी है, मॉरिशस में भी है, इसकी सब्सिडरीज नेपाल में है, श्रीलंका में है, बांग्लादेश में है, बहरीन में ये ऑपरेशन करते हैं। अब हम बात करते हैं एलआईसी की मनी पावर की कि भाई साहब इसके पास पैसा आखिर है कितना और ये उस पैसे को इन्वेस्ट कहां करती है और कैसे करती है। तो एलआईसी के पास जो टोटल जितना प्रीमियम आता है वो सारी प्रीमियम इसको ही संभालना है कि इसका क्या करना है क्या नहीं करना, तो उसको कहते हैं AUM, असेट्स अंडर मैनेजमेंट। तो एलआईसी के टोटल कितनी असेट्स अंडर मैनेजमेंट है, तो वो फिगर 31 मार्च 2021 को था 36,20,000 करोड़। आप इस फिगर को ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि टोटल जितने भी इंश्योरेंस प्लेयर हैं, टोटल जितने भी इंश्योरेंस प्लेयर हैं, अगर उनका मैं टोटल AUM इकट्ठा करूं तो वो है X, वो है 100 रुपए, और एलआईसी का अकेले का है 330 रुपए, यानी उससे 3.3x, यानी सारे प्राइवेट इंश्योरेंस के AUM को ऐड करने से 3.5 गुना बड़ा अकेला एलआईसी है। यह होती है डोमिनेंस। इसको अगर सोचे चलो यार इंश्योरेंस सेक्टर तो अभी 22 साल पहले आई है, पर 22 साल पहले एक नहीं मैंने पूरे इंश्योरेंस सेक्टर में जितनी कंपनी आई सबका टोटल लेके बताया। चलो फिर भी आपको लगता है दूसरा इंडस्ट्री कर दे, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। आपको लगता है सर म्यूचुअल फंड की इतनी चर्चा होती है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री। हाँ, म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, लेकिन अगर उसको भी मैं एलआईसी से कंपेयर करूं तो टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जितने भी म्यूचुअल फंड है अगर सबका AUM इकट्ठा कर लूं और उसके सामने एलआईसी का रखूं तो भी एलआईसी उससे 10% ज्यादा ही है। टोटल इंडस्ट्री का AUM मिलके आ रहा है 100 रुपए, एलआईसी कहता है 110 रुपए हमारे पास, 1.1x। और दो फन फैक्ट, ये हमारे इंडिया की जीडीपी का 18.5% है, इंडियन जीडीपी का, और पाकिस्तान की जीडीपी से कहीं ज्यादा है। तो पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा तो एलआईसी AUM रखती है भाई साहब। अब हम बात करते हैं एलआईसी के इन्वेस्टमेंट की। अब एलआईसी के पास इतना सारा पैसा है भैया, करती क्या है, लगाती कहां है? तो एलआईसी इन पैसे को इन्वेस्ट करती है, और इसीलिए एलआईसी को कहते हैं कि गवर्नमेंट की गाय है। गवर्नमेंट को जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है गवर्नमेंट एलआईसी की तरफ देखती है कि भाई साहब थोड़ा सा दे दो, क्योंकि एलआईसी के पास तो बस खजाने भरे पड़े हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है, गवर्नमेंट ने कहा 10,000 करोड़ का बॉन्ड इशू किया, एलआईसी खरीद लेती है बॉन्ड, एलआईसी के पास 10,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के पास। तो ऐसे करके टोटल अगर हम आज की डेट में बात करें तो एलआईसी का टोटल मार्केट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 8 लाख करोड़ रुपए। तो एलआईसी ने मार्केट में 8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, और इन्वेस्टमेंट करते हैं दो कैटेगरी में, डेट में और इक्विटी में। तो एक तो होता है इक्विटी में इन्वेस्टमेंट, तो इक्विटी में इनका इन्वेस्टमेंट है 24.78%, यानी लगभग 25%, 2 लाख करोड़ मान लो। अब हमको लगता है राहुल जी कहीं ऐसा तो नहीं है 2 लाख करोड़ रुपए इसने स्टॉक मार्केट में लगाए, ये ऊपर नीचे हो गए? तो सर कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये जो पैसे लगाती है बीएसई की टॉप 200 कंपनी या एनएसई की टॉप 200 कंपनी में ही इसका 90% पैसा उसी कंपनी में लगा हुआ है। तो मार्केट के टॉप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करती है तो डूबने के चांसेस बहुत कम है, बल्कि जैसे जैसे स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है एलआईसी का इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है। अब बात आती है सर बाकी 6 लाख करोड़ का क्या किया? वो इन्होंने डेट इंस्ट्रूमेंट ले रखे हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब कि गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत थी, गवर्नमेंट को लोन दे रखा है। तो कैसे कैसे उसको बांट रखा है उसको देखते हैं इस लिस्ट में। एलआईसी ने उस 6 लाख करोड़ का 37.5% गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीद रखी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। 24.61% की इसने स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीद रखी है, और 8% का लगभग इन्होंने कॉर्पोरेट के बॉन्ड खरीद रखे हैं। तो ये जो चीजें खरीदी है 6 लाख करोड़, इसका भी 96% या तो गवर्नमेंट में है तो वैसे ही सिक्योर है, बाकी AAA- रेटिंग फंड में है जो कि बहुत सिक्योर फंड माना जाता है। तो इनका 8 लाख करोड़ एकदम सिक्योर है और ब्याज भी कमा के दे रहा है और मार्केट के साथ ग्रो भी कर रहा है। आपने मेरे YouTube चैनल पे बहुत सारी केस स्टडीज देखी होगी, शार्क टैंक के वीडियो देखे होंगे, आपने बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहां से लिया होगा, और कभी कभी आपके मन में एक विचार भी आता होगा, यार काश
ये बिजनेस के बारे में टुकड़ों में 5-10 मिनट की वीडियो में जानकारी मिल रही है, काश 3-4 घंटे बैठ के एक साथ पता पड़े कि आखिर बिजनेस है क्या, सारी प्रॉब्लम एक साथ ही पता पड़ जाए, सारे रास्ते एक साथ ही मिल जाए और डिटेल में हम हमारे सवाल जवाब राहुल जी से डायरेक्ट कर सके। तो निश्चिंत हो जाइए, हर संडे सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक मैं 4 घंटे की वेबिनार करता हूं, जिसमें एम्प्लॉय से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड और माइंडसेट से रिलेटेड बहुत सारी आपकी गलतियां आपको बताता हूं, बहुत सारे रास्ते जो टॉप बिजनेसमैन फॉलो कर रहे हैं वो आपको बताता हूं। और ये वेबिनार में अगर आपको रजिस्टर्ड करना है तो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां पे जाके रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो पहले रजिस्टर्ड कीजिए, फिर करते हैं वीडियो की शुरुआत। अब हम बात करते हैं कि भैया LIC पे दुनिया का इतना भरोसा क्यों है, भारत के आम भारतीय का LIC पे इतना भरोसा क्यों है? क्योंकि पहली बात, जब कोई नहीं था तब ये था, गली गली में, गांव गांव में पहुंच के इन्होंने LIC बांटी है, जगह जगह इनके एजेंट है, इसी वजह से इनका ब्रांड है, इनका ट्रस्ट है। और ब्रांड और ट्रस्ट को अगर नापने जाए तो कुछ क्राइटेरिया है, उसको मैं आपको बता दूं। तो LIC की अगर मैं बात करूं स्ट्रेंथ की दृष्टि से, जितना रेवेन्यू आता है उस दृष्टि से, तो LIC वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। LIC की ब्रांड वैल्यू है $8,655 मिलियन, जो कि अगर भारतीय रुपए में कहें तो LIC की ब्रांड वैल्यू है 65,000 करोड़ रुपए, सिर्फ LIC ब्रांड की वैल्यू है। ये इंश्योरेंस की दुनिया में 3rd सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड और 10th मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड माना जाता है। सर जी, ये तो आपने ब्रांड की वैल्यू बता दी, ट्रस्ट को अगर कैसे नापे? सर, ट्रस्ट को ऐसे नापे कि गवर्नमेंट ने कह रखा है कि अगर कोई भी तुम्हें झूठ बोल के, गलत बोल के अगर पॉलिसी बेच देता है तो उसकी शिकायत करो भैया, कि हमें ये पॉलिसी बेचते टाइम पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई या गलत इंफॉर्मेशन दी गई, आप शिकायत कर दो और उन शिकायतों का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो उसका जो एक एवरेज है, हर 10,000 पॉलिसी पे टॉप 5 इंश्योरेंस कंपनियों का ऐसा एवरेज है कि 10,000 पॉलिसी पे 23 शिकायतें आती है, 23.5 एवरेज, 23.5 शिकायतें आती है 10,000 पॉलिसी बेचने पे कि भैया गलत तरीके से बेच दी। ये टॉप 5 कंपनियों का एवरेज है। तो अगर 10,000 पे मार्केट का एवरेज है कि 23 शिकायतें आती है, LIC की कितनी शिकायतें आती है? LIC की शिकायत आती है 2.5, यानी मार्केट की जितनी शिकायतें आती है उसमें से बहुत कम शिकायतें, 10% शिकायतें इसकी आती है। तो मार्केट के एवरेज इससे 10 गुना ज्यादा है। इतना ज्यादा कहते हैं ना कि LIC एजेंट का उसके कस्टमर से रिलेशन है कि इतनी कम शिकायतें आती है। आजकल क्या आता है, मार्केट में जितनी भी पॉलिसी आती है मोस्ट ऑफ द केस में वो लिंक्ड पॉलिसी आती है मार्केट से। एजेंट आके कहता है, जैसे SBI का एजेंट आएगा आपसे कहेगा कि देखो सर ये वाली पॉलिसी है, 2 तरह की पॉलिसी है, एक तो नॉन लिंक्ड पॉलिसी है कि इसमें तो आपने पैसा लगाया, गारंटी है कि इतना लगाओगे इतना मिलेगा ही मिलेगा। एक आती है लिंक्ड पॉलिसी कि भैया इसमें आप लगा दो, ये जो पैसा है ना मार्केट में इन्वेस्ट होगा, अगर मार्केट तेजी से आगे बढ़ा तो आपको जो हम बोल रहे हैं उससे भी ज्यादा देंगे, पर अगर मार्केट गलती से कुछ नीचे हो गया तो जितना बोल रहे हैं उससे थोड़ा कम देंगे। तो नॉन लिंक्ड पॉलिसी में रिस्क नहीं रहता, लिंक्ड पॉलिसी में रिस्क रहता है, आ भी सकता है पर भैया जा भी सकता है। अगर टॉप 5 इंश्योरेंस कंपनी का एवरेज लें तो नॉन लिंक्ड का एवरेज आता है 63.6, यानी टोटल 100 में से 37 पॉलिसियां ऐसी है जो लिंक्ड होती है और 63 है जो नॉन लिंक होती है। ये एवरेज LIC का देखना चाहेंगे कितना होता है? LIC का एवरेज है 99.7। LIC कह रहा है हमारी गिनती की कोई 0.3 पॉलिसी है जो कि मार्केट से लिंक है, बाकी 99.7% ये गारंटी है कि भैया तुमको जो कह दिया वो मिलेगा। ये होता है ट्रस्ट। तो कुल मिला के आज आपने जाना कि भैया LIC कोई छोटी मोटी बात नहीं है, कंपनी नहीं, महाकंपनी है। अब एक सवाल आता है कि सर जी इसका IPO आ रहा है, इसमें इन्वेस्ट करें कि ना करें? या राहुल जी अगर ये वीडियो आप लेट देख रहे हैं तो सर जी LIC का IPO लिस्ट हो गया, पैसा लगाऊं ना लगाऊं? तो सर इन सारी चीजों का अगर आपको जवाब जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको LIC पे IPO की रिक्वायरमेंट है। अगर आप कमेंट में इनफ कमेंट आ गए कि सर LIC के IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस पर एक वीडियो बनाइए, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि LIC की ये सारी पॉजिटिव चीजें हैं, पर उसकी नेगेटिव चीजें क्या है, क्या उसमें कमी है, क्या उसमें रिस्क है, या क्या फ्यूचर ट्रेंड है LIC का, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोगों का प्यार कमेंट बॉक्स में दिखा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हर भारतीय तक ये न्यूज पहुंचा दो कि भैया LIC कितनी बड़ी चीज है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मैं कमेंट बॉक्स को देख रहा हूं, अगर इनफ कमेंट मिले तो अगले वीडियो की तैयारी पे लग जाता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।